नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग की क्लास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम आप जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या परिचय है और इसमें क्या पॉइंट्स हैं। पहले मैं एक आपको समरी देना चाहूँगी, फिर इसको हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट हमारा रहेगा किसके अंतर्गत, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of the elements included under D block are filled in d orbitals। d block elements क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक एज अ सिचुएशन ये स्टेबल हैं। तो आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसका, डी, एस पी डी एफ हम लोग ऑर्बिट पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा डी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उनकी वजह से हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अंडर देम ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to group 12 have been included। अब ये किन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो ग्रुप 3 to ग्रुप 12 के अंतर्गत ये एलिमेंट्स सारे आते हैं, जिनके बारे में हम आप जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट बना के आप लोग को बताई थी। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर वो बातें समझ में नहीं आएंगी तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि पीरियोडिक टेबल में दोस्तों एक तरफ होता है एस ब्लॉक, एक तरफ होता है पी ब्लॉक, नीचे होता है एफ ब्लॉक और बीच में होता है, मिड पोर्शन में होता है हमारा डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंतर्गत हमारे एलिमेंट्स जो आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दोस्तों आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या खासियत है। सबसे पहले तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो आउटर मोस्ट सेल होता है यानी डी ऑर्बिट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रुप 3 to ग्रुप 12 के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा इनकी सिचुएशन कहाँ होती है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमारा ये डी ब्लॉक एलिमेंट सिचुएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डी ब्लॉक आपने पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लोकेटेड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हमने आपको बताया ही कि पीरियोडिक टेबल में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सिचुएट कहाँ करता है, लोकेट कहाँ करता है, बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयरफॉर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन इट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के बीच में रहने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बट जिंक, कॉपर, स्कैंडियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोस्तों जैसे कोई चीज़ होती है उसका बेनिफिट भी होता है और नॉट बेनिफिट भी होता है, इसी तरह से जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसमें हमारा जिंक एलिमेंट है, कॉपर है और स्कैंडियम एलिमेंट आता है। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
ऑल द एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक आर मेटल। तो दोस्तों क्या बात सामने निकल के आई कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल के फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में है। जैसे हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब किसके फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में है। दे आर मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, यानी कि ये मोर रिएक्टिव किसके कंपेयर में, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसके कंपेयर में हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, मोर रिएक्टिव हैं एंड लेस रिएक्टिव देन द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, और लेस रिएक्टिव एज अ कंपेयर किस ब्लॉक से है, तो हमारा जो पी ब्लॉक है उससे ये लेस रिएक्टिव है, और जो हमारा एस ब्लॉक है उससे ये मोर रिएक्टिव है। तो ये बात हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मरकरी इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक। जो हमारा मरकरी एलिमेंट है वो इंक्लूड किस में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मरकरी कहाँ सिचुएट करता है, तो दोस्तों मरकरी सिचुएट करता है डी ब्लॉक में, और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसका भी एक खासियत है, इसके बारे में हम आप जान लेते हैं। मरकरी इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक इज़ द ओनली मेटल, ऐसा मेटल, अकेला मेटल ऐसा है विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कैसे टेम्परेचर में, एट नॉर्मल टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा मरकरी है, मरकरी मेटल है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कितने टेम्परेचर पे, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट है द आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूजुअली कलर्ड एंड, तो जो इसमें आयंस हैं, हमारे जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस हैं वो क्या जनरली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। और उसके बाद की बात क्या है, दीज आयंस आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। और ये आयंस कैसे कार्य करते हैं या कैसे किसी चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन की जो गति है उसको ये बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये इनके जो आयंस हैं वो एज ए एक्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो रिएक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो रिएक्शन को वो और गति प्रदान करता है, तो वो होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब प्रेरक, किसी चीज़ को प्रेरित करना, किसी चीज़ को इस तरह से प्रेरित करना कि उसकी गति बढ़े, उसका काम होता है कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट इस तरह से काम करता है कि उसकी जो सिचुएशन होती है वो बदलती नहीं है। आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन उसकी सिचुएशन बिल्कुल नहीं बदलती है, और ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, किसी रिएक्शन को प्रेरणा देते हैं कि उनकी गति तेज हो। तो यूज्ड एज कैटालिस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने देखा कि कैटालिस्ट का काम है कि जो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड देना, गति देना। और कैसे गति देंगे, इनके आयंस जो होते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि हम आयरन को ही ले लें, आयरन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक फेरस आयन बोल सकते हैं जिसमें Fe++ है, और एक फेरिक आयन है जिसमें Fe+++। तो इस तरह से आयरन के 2 आयन, आयरन जो हमारा मेटल है उसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, आप देख सकते हैं Fe++ और Fe+++ आयन। नेक्स्ट है दोस्तों
their electronic configuration is n-1 d1-10 in bracket ns1-2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके डी ब्लॉक डी ऑर्बिट में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यानी कि जो डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स कितने हो सकते हैं? 1 to 10 हो सकता है। डी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, डी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स तक डी ऑर्बिट में हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट कहेंगे, उसमें 1 से 10 तक की संख्या इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है एज ए सिचुएशन। वो किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं और किस तरह से अपना सब सेल या ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 10 transition elements may be defined as those elements at least half-filled orbitals and full-filled d orbitals are both stable for these elements। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गई कि सबसे पहले तो ये इनके डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? स्टेबिलिटी ये है कि ये अगर हाफ फील्ड ऑर्बिट होगा, यानी कि जो डी ऑर्बिट है हाफ फील्ड, जैसे कि डी का मानक है उसके D10 इसका मानक है, और अगर इसका हाफ फील्ड ऑर्बिट हुआ यानी कि D5 होगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा एस ऑर्बिट है। एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। और ये स्टेबिलिटी कैसे ले सकता है? या तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर 1 हो। तो ये हाफ फील्ड होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, और अगर फुल फील्ड होगा तो एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। यही कंडीशन हमारे डी ऑर्बिट्स के लिए है। डी ऑर्बिट में क्या होता है? डी ऑर्बिट में हमारे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अकॉर्डिंग सिचुएशन हमारा डी ऑर्बिट जो है अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहता है तो हाफ फील्ड है, यानी कि आप 10 का आधा 5 समझें, तो 5 10 का आधा यानी कि हाफ है, हाफ फील्ड हुआ। D5 यानी कि डी ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हाफ फील्ड बोलेंगे, यानी कि आधा भरा हुआ ऑर्बिट बोलेंगे। और अगर आधा भरा हुआ ऑर्बिट है तो वो स्टेबल हो जाता है। और इसी तरह से अगर एज ए सिचुएशन अगर हमारा डी ऑर्बिट 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो फुल फील्ड ऑर्बिट होगा, यानी कि पूर्ण भरा हुआ ऑर्बिट कहलाएगा दोस्तों। तो इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है जिसको हम डी ऑर्बिट कहते हैं, उसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो ये हाफ फील्ड से भी स्टेबिलिटी गेन करता है और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबिलिटी गेन करता है, और इस तरह से ये अपनी सिचुएशन पीरियोडिक टेबल में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है क्रोमियम का। हमारा मेटल है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24। अगर दोस्तों आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा केमिस्ट्री का, तो मैंने उसमें एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका भी बताया था। अगर जिसने नहीं भी देखा है तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्रोमियम 24 पे कैसे आया। क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर या 24 एटॉमिक नंबर मुझे कैसे लर्न है, तो स्कैंडियम 21, वेनेडियम 22, स्कैंडियम, सेक टी वॉक
सेक, टी, वॉ, क्रो, मैग, फे, को, नी, का, जी। यानी ये 21 से 30 हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। 21 to 30 एलिमेंट्स हैं। मैंने 10-10 के सेगमेंट में इन एलिमेंट्स को याद किया है। तो ये 24 नंबर पे हमारा क्रोमियम आता है और जिसका एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत हम विस्तार से समझेंगे। और अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना समझ लिया तो आधी समस्या आपकी पीरियोडिक टेबल की हल हो जाएगी। मैं इस वीडियो में एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल क्रोमियम का लिया है और मैं आज इसको बताने का प्रयास करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर मेटल्स पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आऊँगी। तो दोस्तों फिर अपनी बात पे वापस आते हैं। तो हमने क्रोमियम लिया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अब इसको हम आप-बाऊ प्रिंसिपल के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। आप-बाऊ प्रिंसिपल पे बेस है, इससे आप ज़्यादा आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो आप-बाऊ सर जो हमारे थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं और इनका एनर्जी लेवल क्या होता है और किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ये एंटर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम बताना चाहूँगी। डायग्राम दोस्तों, पहला ये इनका ऑर्बिट है 1s का। सेकंड पे आप देख सकते हैं 2s 2p। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं, थर्ड पे है तो 3s 3p 3d। यानी आप यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले में पहला ऑर्बिट है 1s जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p। 2s 2p मतलब इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा 2s है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दूसरा ऑर्बिट भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट है 3s 3p 3d। नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों 4s 4p 4d 4f। नेक्स्ट 5s 5p 5d 5f। ये क्या है दोस्तों, ऑर्बिट है। s ऑर्बिट, p ऑर्बिट, d ऑर्बिट एंड लास्ट f ऑर्बिट है। दोस्तों अभी आप इस स्ट्रक्चर को पहले समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट हमारा है 6s 6p 6d। इसके बाद हम वापस आते हैं 7s 7p और एट लास्ट हमारा 8s है। ये अकॉर्डिंग आप-बाऊ प्रिंसिपल है। दोस्तों इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत इजी हो जाता है। ध्यान से आप लोग इसको पहले इसके एरो को देखें, यानी इसके तीर को देखें कि किस तरह से ये एंटर करता है और कहाँ पे ये बाहर निकलता है। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, 1s, इसने 1s को 1s से एंटर किया और बाहर निकला। फिर क्या हुआ, आप देखिए ये 2s ऑर्बिट में गया। फिर आप देखें कहाँ जा रहा है, 2s के बाद ये 2p फिर 3s में जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये एरो यहाँ पे निकल गया। फिर वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 4th नंबर पे 3p और उसके बाद कहाँ निकल रहा है 4s। देखिए दोस्तों यहीं पे समझने की बात है कि 3p के बाद 3d है, लेकिन हमारा ये एरो यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होता है, तो ये आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, फिर उसके बाद 4s। आप देख रहे हैं ना 3p, इसके बाद नेक्स्ट है 4s। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट 3d 4p एंड 5s ऑर्बिट। इस तरह से आप देख सकते हैं 4d 5p 6s। फिर ये देखिए एरो बाहर आ गया। फिर एरो कहाँ एंटर कर रहा है, 4f 5d 6p 7s। फिर एरो क्या हुआ, बाहर आ गया। फिर से ये एंटर कहाँ करेगा, 5p 6d
7p8s, यानी कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग अबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग्स इन्हीं के माध्यम से होती है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्रोमियम की। अब आइए अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्रोमियम में देखते हैं कि कैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2। 1s2 आप दोस्तों यहाँ देखिए 1s2 मीन्स ये जो हमारा s ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो ये अपने ऑर्बिट को सेटिस्फाई कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे 2s2, ये आप देखिए 2s2 2p6। इसमें आप दोस्तों क्या देखेंगे? s ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिट का 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने सेकेंड ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हमारा s ऑर्बिट फिल होगा, वो सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा सेटिस्फाई? सेटिस्फाई तब होगा जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन से उसकी ऑर्बिट फिल हो जाएगी तो s ऑर्बिट सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट जो हमारा है वो है 2s2p। 2s2p में 2s में भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और p ऑर्बिट में हमने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें भी क्या होगा दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन्स s के और 6 इलेक्ट्रॉन p के, यानी कि 2 और 6 कितना हो गया? 8, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट भी सेटिस्फाई हो गई। कैसे सेटिस्फाई हुई? क्योंकि उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया और अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा थर्ड ऑर्बिट आता है। थर्ड ऑर्बिट आता है तो हम देखिए 3 नंबर से शुरू करते हैं। इसमें थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या आएगा? 3s2, आप यहाँ एरो पे भी देख सकते हैं 3s2। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए आप दोस्तों 3s2 से यहाँ एरो बाहर आया, फिर वापस एरो एंटर कर रहा है कहाँ पे? 3p। 3p का मतलब 3p6, 3p6 हो गया। p की वैल्यू 6 हो गई। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हो रहा है दोस्तों, हाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आप बहु प्रिंसिपल है मैंने यहाँ पे भी इस चीज़ को लिखा है, आप यहाँ पे देखें 1s2 2s2 2p6 तक मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट 3s2। 3s2 का मतलब जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें s जो है s और s है जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, सेटिस्फाई हो गया। p भी, उसके बाद p है हमारा, p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, वो भी फील्ड हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद देखिए हमारा 3p के बाद हमारा 4s आ गया। 4s s है तो s फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे सैचुरेट कर गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये एरो यहाँ से 3d में एंटर करता है और यहाँ पे 3d4 हो गया। अब हम टोटल करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने फील्ड हुए कितने ऑर्बिट में। तो अब सबसे पहले आप देखिए हमारा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, या हम इसका परमाणु क्रमांक क्रोमियम का क्या है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है या एटॉमिक नंबर 24 है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। s ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये s और p का आप मिलाएंगे तो कितना हो गया? 2 और 6 मिला के हो गया 8, 8 और ये 2 10 हो गया। 10 के बाद आप फिर मिलाइए, 10 2 12, 12 में फिर 6 आप जोड़िए, 12 6 18, 18 में आप फिर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो हो जाएगा 20, और 20 में फिर आप ये 4 इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिट में है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ अकॉर्डिंग अबाउ प्रिंसिपल। अब लेकिन बात ये आती है कि हमारा जो मेटल है क्रोमियम ये अपनी स्टेबिलिटी को भी खोजेगा। ये सोचेगा कि मुझे स्टेबल होना है तो ये प्रयास करेगा कि मैं किसी भी तरह स्टेबल हो जाऊं। तो आप देखिए अब क्या होता है इसमें चेंज। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमने इसका बनाया है s में 2 इलेक्ट्रॉन से। देखिए दोस्तों
2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, 6 हो गए। 3s2 में जिस तरह मैंने बताया 3s2 3p6 में टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और 4s1 3d5। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अब लास्ट में का जो ऑर्बिट है उसमें क्या हो रहा है, जो s ऑर्बिट है वो भी चाह रहा है कि s का जो इलेक्ट्रॉन है 2 है वो चाह रहा है कि ये जो हमारा d ऑर्बिट है, d के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये d5 हो जाएगा। और 4s में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाफ फील्ड थ्योरी के माध्यम से d3d5 यानी कि d5 हो जाएगा दोस्तों और 4s1 हो जाएगा। तो इससे हमारा d ऑर्बिट भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जो हमारा s है, s ऑर्बिट है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से दोनों s और d दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। कैसे सेटिस्फाई हो गए, हाफ फील्ड थ्योरी पे, यानी कि एक सेल इसका s का भरा हुआ है और d के कितने भरे हुए हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन से ये फिल हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन से s ऑर्बिट जो है फिल हो गई। इस तरह से हमने देखा कि क्रोमियम ने स्टेबिलिटी ले ली। और जब ये हाफ फील्ड थ्योरी से स्टेबिलिटी ले लिया तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए दोस्तों, आइए हम इस डायग्राम से अब समझते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, d के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और s के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 + 1 = 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्रोमियम के पास है। अब क्रोमियम का देखिए ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारा ये पॉजिटिवली हमारा ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो अपनी कक्षा को या अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। थर्ड ऑर्बिट अब आप देखेंगे, थर्ड ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 9 10 11 12 13 हो गया। तो अगर हम s और इसको ऐड करेंगे, sp_d को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 13 आता है और ये हमारा 13 इस ऑर्बिट में शो कर रहा है। अब हमने बताया कि हाफ फील्ड थ्योरी जो थी आप बाउ के अकॉर्डिंग, तो s जो था उसने क्या हुआ, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया और उसने d को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो d5 हो गया, जिससे वो हाफ फील्ड होके स्टेबल हो गया। तो दोस्तों ये आप ये थ्योरी देखिए जो मैंने ऑर्बिट में दर्शाया है, ये किस पे डिपेंड करता है, k सेल, l सेल, m n, इसको सेल भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। पहला ऑर्बिट k होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से सेटिस्फाई होता है। दूसरी ऑर्बिट l होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये सेटिस्फाई हो जाता है। तीसरी ऑर्बिट है जिसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और जब 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं थर्ड ऑर्बिट में या m सेल में कह सकते हैं, तो फिर ये सेटिस्फाई हो जाता है। एट लास्ट हमारा n है जिसमें कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये ऑर्बिट सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको आप बाउ प्रिंसिपल के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने का प्रयास किया और मैंने ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होते हैं ये भी आपको दर्शाया है और ऑर्बिट में भी मैंने आपको दिखाया है कि हमारे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हुए। ये d ऑर्बिटल्स में ये 1 2 3 4 5 जो हाफ फील्ड d ऑर्बिटल था ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और s1 s का एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो इस तरह से इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स और s के 1 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आसानी से अपने अगेंस्ट या अपने से जो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी को आसानी से दे सकता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
बना सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ प्रिंसिपल के माध्यम से, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है और ऑर्बिट में कैसे ये हमारा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिचुएट करता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इस तरह से जो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 13 और 1 होगा। दोस्तों एक बात और, आप बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, n+l रूल फॉलो किया जाता है। n हमारा नंबर ऑफ क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को शो करता है, l शो करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये हमने देखा कि s, p, d, f ऑर्बिट हैं, इसमें इनकी वैल्यू क्या है, s की वैल्यू होती है 0, p ऑर्बिट की वैल्यू होती है 1, d ऑर्बिट की वैल्यू होती है 2 एंड f ऑर्बिट की वैल्यू होती है 3। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है या अकॉर्डिंग एनर्जी कैसे ये फिल होता है। तो आप बाउ साइंटिस्ट हमारे जो हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारे जिस सेल की या जिस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कम होगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। अब ये दोस्तों हम कैसे समझेंगे कि किस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला 1s, हमने बताया कि n क्या है, n यहाँ पे n का मान क्या होगा, 1 यानी कि 1 होगा, और s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। अगर हम 1 + 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1 यानी कि 1। इसी तरह से हम p की वैल्यू देख सकते हैं। p सपोज दैट ये 2p है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, n हो गया 2, और p की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 + 1 = 3। अब इसी तरह से आप ये देखिए, फर्स्ट 2s है, n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे 2s की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2s की वैल्यू होगी 1, 2 + 0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जो 2s है इसकी वैल्यू होगी n फॉर 2, और s की वैल्यू l के अकॉर्डिंग क्या है, 0 है। तो अगर हम 2s की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 0 = 2। तो आप देखेंगे कि 2p जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल हाई है, और 2s ऑर्बिट जो है उसका जो एनर्जी लेवल है वो 2p से कम है। इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो 2s ऑर्बिट में फिल करेंगे, उसके बाद यानी आफ्टर दैट उसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो 2p ऑर्बिट में फिल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो n+l थ्योरी है, अगर वो आप समझ लेंगे तो इससे ये और भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2 ऑर्बिट्स के बारे में बताया कि 1s जो है इसमें एनर्जी लेवल क्या है, लो है, तो इसमें सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद 2s और 2p में अगर हम कंपेयर करें कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा, तो हमने आपको बताया कि 2s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। क्यों फिल करेगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू हमारी 0 है अकॉर्डिंग l। तो अगर 2s की वैल्यू हमने निकाली तो 2 आया। इसी तरह से हमने 2p की वैल्यू निकालना चाहा, तो यहाँ पे n जो है हमारा अकॉर्डिंग 2p, n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे p की वैल्यू 1 है। अब 2 + 1 = 3। अब तो आप कंपेयर करिए कि 2s और 2p में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2s क्या एनर्जी लेवल जो है वो कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, वो पहले उसमें फिल करेंगे, उसके बाद 2p में जाएंगे क्योंकि उसका एनर्जी लेवल 3 हो गया, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसी तरह से ये क्रम बना रहता है दोस्तों।
ये एरो के माध्यम से, जैसे एरो जिस ऑर्बिट में जाएगा वो उसी तरह से फिल होता चला जाएगा और ये पूरा आपको ये जो पूरी थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। दोस्तों आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाऊँगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और उसके फर्स्ट सीरीज़ को डिस्कस करूँगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।